हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। और ये वीडियो में हम सारे वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो 2017 से लेके आज तक कैट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, है ना। जैसे टीएसडी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एपीजीपी हो गया, एवरेजेस हो गए, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सारे डिवाइड कर लिए। और इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस 2017 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर करेंगे। व्हाई दिस सीरीज इज वेरी स्पेशल फॉर यू? फर्स्ट, इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग दैट हैव कम इन द कैट। सेकंड इज, इस सीरीज का मोटिव ये नहीं है कि क्वेश्चन को फास्ट कैसे सोल्व करें या क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो आप हर जगह फाइंड कर सकते हो। इस सीरीज में आई विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस विद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और मेरा मोटिव यही रहेगा कि हम ऐसी अप्रोच फॉलो करें जो हम एग्जाम में सोचेंगे, जो हम एग्जाम टाइम में प्रेशर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। 10 सेकंड 40 सेकंड सॉल्यूशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो भी डिस्कस करेंगे जहां पे रिक्वायर्ड है ना, बट अननेसेसरली जहां पे कोई फालतू की ट्रिक लग रही है वो हम नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे अच्छे से सोल्व कर सकते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ना है और उसको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है। एंड साइड ऑन साइड आपको ये भी देखना है कि आप कितना टाइम ले रहे हो। उसके बाद आप वही क्वेश्चन को मेरी वीडियो सॉल्यूशन में देखो। व्हाट आई वांट इन रिटर्न, है ना, बस आपका प्यार, और आपका प्यार थ्रू द शेयर, थ्रू द लाइक, थ्रू द कमेंट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दो एंड लास्ट में अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। Let's start with this question. क्या बोल रहे हैं? A fruit seller has a stock of mangoes, bananas, and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of day, the number of mangoes make up 40% of his stock. तो उसके पास मैंगोज हैं, बनानाज हैं एंड एप्पल है, राइट। तो एट द बिगनिंग ऑफ द डे उसके पास लेट से टोटल 10x का स्टॉक है, जिसमें से मैंगो है 4x। दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। तो ये सेलिंग क्वांटिटी है, कितने मैंने सेल किए, तो दिस इज हाफ ऑफ दिस 2x, राइट। 96 बनानाज उसने सेल किए एंड 40% ऑफ द एप्पल्स। तो एप्पल्स मैं ले लेता हूं लेट से 10y, तो उसने 4y एप्पल्स को सेल कर दिया, राइट। तो ये अभी हमें दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इन तीनों का टोटल 10x होगा, सो दिस विल बी 6x माइनस 10y, राइट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। तो जो जितने फ्रूट्स उसने बेच दिए वो क्या है, 50% ऑफ द स्टॉक। तो कहने से 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 96 प्लस 4y। सो दैट मीन्स दिस 3x इज इक्वल टू 96 प्लस 4y, और आई कैन से x इज इक्वल टू 32 प्लस 4y बाय 3। ये मेरी x की वैल्यू है, ये मेरी मेन इक्वेशन है। अब क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द डे। तो जो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मुझे बताना है कौन सा, 10x है ना, क्योंकि 10x मेरा बिगनिंग ऑफ डे पे स्टॉक है, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बताना है। तो 10x की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 4x 2x ये सारी वैल्यूज इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू पे फोकस करता हूं तो x क्या आएगा, इंटीजर होगा, है ना। या फिर x डेसिमल नंबर हो सकता है विच एंड्स विद 0.5, बिकॉज 0.5 से वो एंड होगा, तो ये 4x इंटीजर बन जाएगा, 2x भी इंटीजर बन जाएगा, सारी चीजें इंटीजर बन जाएगी, 10x भी इंटीजर बन जाएगा। तो x की मैं वैसी वैल्यू फाइंड करूंगा मिनिमम जो या तो इंटीजर हो या 0.5 से एंड हो रही हो, ठीक है। अब y की मिनिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, और y के लिए भी ये ट्रू है, y की भी मिनिमम वैल्यू या तो इंटीजर होगी या 0.5 से एंड होने वाली होगी। अब y की वैल्यू मैं जीरो नहीं रख सकता बिकॉज यहाँ पे मिनिमम वन फ्रूट चाहिए, तो y की वैल्यू कम से कम मैं 0.5 रखूंगा। अब जैसे ही मैं ये 0.5 यहाँ पे रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 प्लस 2/3। सो दिस x इज एंडिंग विद 0.666। तो क्या मतलब है कि ये तो x की वैल्यू आ नहीं सकती, मतलब y की वैल्यू 0.5 नहीं आएगी। y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो x की वैल्यू आ रही है 32 प्लस 4/3। तो ये एंड हो रहा है 0.33 से, बट x एंड होना चाहिए या तो इंटीजर से या 0.5 से, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर y की वैल्यू मैं 1.5 रखूंगा। अगर y की वैल्यू मैं 1.5 रखता हूं, राइट, तो यहां पे मुझे क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 34, विच इज फाइन। अब मुझे पता है इससे ऊपर y की वैल्यू जाऊंगा तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट मुझे x की वैल्यू मिनिमम लेनी है। x की वैल्यू मिनिमम मेरी क्या आ रही है, 34। तो 34 को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 340, राइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूं, कई बच्चों ने अगर इसको 100x लिया है तो यहाँ पे 40x आ जाएगा, यहाँ पे 20x आ जाएगा। उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चंस इजी बनते हैं, बट दिस इज द मेन लर्निंग फ्रॉम दिस 2024 स्लॉट टू क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन उससे हार्ड हो जाएगा।
हार्ड क्यों होगा? बिकॉज जब आप यहाँ पे 100x लोगे, यहाँ पे 40x लोगे, लेट्स से 100x, है ना, इसको इंटीजर बनाना है तो x बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज आ सकती है। अभी तो मेरे पास x की दो ही कंडीशन थी कि या तो वो इंटीजर होगा या 0.5 से एंड होने वाला होगा, राइट। बट यहाँ पे x अगर 0.3 से भी एंड होगा तब भी चलेगा, 0.2 से भी एंड होगा तब भी चलेगा। तो वहां पे x का जो मेरा पॉसिबल वैल्यूज थी वो बहुत ज्यादा फैल गई थी, है ना, इसीलिए वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती थी। बट अगर यहाँ पे 10y 4y ले रहे हो और y से स्टार्ट कर रहे हो, आई थिंक तब आप ये क्वेश्चन सोल्व इजीली कर सकते थे, राइट। क्योंकि y की वैल्यू तो मुझे पता ही है, जीरो इंटीजर होगी या 0.5 से एंड होने वाली होगी, तो हम y पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक उतनी दिक्कत यहाँ पे आती। बट हाँ, कई बच्चों ने अगर सोल्व नहीं हो पाया किसी से परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन, तो दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड दिस फॉर ए मिनट, राइट, 1 मिनट के बाद वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? अ कंपनी हैज 40 एम्प्लॉयज हुज नेम्स आर लिस्टेड इन अ सर्टेन ऑर्डर। इन द ईयर 2022 द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 30 एम्प्लॉय वाज 40,000। लास्ट 30 एम्प्लॉयज का एवरेज 60,000 था, फर्स्ट 10 का, लास्ट 10 का, है ना। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट 10 का फोकस है, लास्ट 10 का। तो 40 को अगर मैं 10 10 के पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, लेट्स एज्यूम कि एक तो 1 से 10 वाले एम्प्लॉयज हो गए, एक 11 से 20 वाले एम्प्लॉयज हो गए, है ना, एक 21 से 30 वाले एम्प्लॉयज हो गए, और एक 31 से 40 वाले इंप्लॉय हो गए, है ना। चार ही पार्ट बनेंगे 10 10 के। तो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ना मेरा इजी हो सकता है ना। अदरवाइज आपने सोल्व किया होगा तो थोड़ा सा उस वजह से कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। तो क्या बोल रहा है देखो, इन द ईयर 2022 द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 30 एम्प्लॉय वाज 40,000। ठीक है, अब इनकी एवरेज भी ले लेता हूं। लेट्स से इसकी एवरेज ए है, इसकी एवरेज बी है, इसकी एवरेज सी है और इसकी एवरेज डी है ना। ये इनके एवरेज बोनस है, दिस इज एवरेज बोनस। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में किया हुआ है वैसा मैं करता जाऊंगा, है ना। क्या बोला हुआ है? इन द ईयर 2022 द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 30 एम्प्लॉय वाज 40,000। फर्स्ट 30 एम्प्लॉय का एवरेज बोनस था 40,000। तो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज क्या आएगा, है ना। बिकॉज इसका अगर टोटल देखोगे तो 10 ए 10 बी 10 सी आएगा, तो 10 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका एवरेज मैं निकाल लूंगा, है ना। या तो आप कर लो 10 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 30, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ही आएगा। या इस एवरेज का एवरेज निकाल लो, दिस इज गिवन एज 40,000। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्या आ गई? 40,000 इंटू 3, मतलब 120,000। ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। लास्ट 30 इंप्लॉयज का एवरेज दिया हुआ है 60,000। लास्ट 30 इंप्लॉयज दैट इज बी प्लस सी प्लस डी, इसका एवरेज दिया हुआ है 60,000। तो बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई? 180,000। 180,000, ये समझ आ गया। एंड ऑफ द फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 इंप्लॉयज टुगेदर, फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 इंप्लॉयज का एवरेज दिया हुआ है 50,000। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया, है ना। तो यहां पे मैं कर लूंगा 100 के आ गया इसकी वैल्यू। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हर जगह 10 10 इंप्लॉयज की या 10 10 के पेयर में इंप्लॉयज की एवरेज की बात की गई हुई है, तो इसीलिए मैंने एवरेज एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है? द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 इंप्लॉयज इंक्रीज बाय 100%, है ना। इसका एवरेज बोनस क्या बन गया नेक्स्ट ईयर? 2A बन गया, 100% से इंक्रीज हो गया। ऑफ द लास्ट 10 इंप्लॉयज इंक्रीज बाय 200%, तो ये 3D बन गया, है ना। एंड ऑफ द रिमेनिंग इंप्लॉय वाज अनचेंज, तो ये तो बी रहा और ये मेरा रहा सी, है ना। तो अब बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है? देन द एवरेज बोनस इन रुपीज ऑफ ऑल द 40 इंप्लॉयज, इसका एवरेज मेरा टोटल एवरेज बोनस हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली जो फाइंड करना है दैट इज 2A प्लस बी प्लस सी प्लस 3D/4, है ना। ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अलावा तो मुझे कुछ फाइंड नहीं करना। ये क्लियर है सभी को? एवरीवन? ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो यहां से आप कुछ कुछ हिंट ले सकते हो, है ना, कुछ कुछ वैल्यूज निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इक्वेशन की बात करूं, तो यहां से आई एम गेटिंग D-A फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। दिस माइनस दिस करोगे तो D-A आ गया 60K। एंड नाउ इफ यू ऐड बोथ दिस इक्वेशंस तो 2D की वैल्यू आ गई 160K, है ना। 2D की वैल्यू 160K आ गई तो D की वैल्यू आ गई 80K, है ना। D की वैल्यू अगर 80K आ गई तो A की वैल्यू आ गई 20K। ये क्लियर है सभी को?
ठीक है, और यहां पे अब पुट कर लो, अगर इसका 2 × 20 आ जाएगा तो 40, प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी पता नहीं है, 3D की वैल्यू क्या आ जाएगी 240/4, है ना। अब देखो यहां पे बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, डी की वैल्यू हमें पता है 80 है, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, 100 + 80 = 180, तो बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 100। अब देखो सम करने की भी जरूरत नहीं है, सम भी कर लो चलो फिर भी कुछ नहीं होगा, 140 + 240 = 380, राइट। या फिर इसको ऐसे भी कर लो यार, इसको 40/4 करो 10, देन 25 एंड देन 60, तो ये 95 आपका आंसर आ गया। सो 95,000 शुड बी योर आंसर, 95,000 शुड बी योर आंसर। क्लियर है ना। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, है ना, बट इसको तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। और तरीका यही सही नहीं है, तरीके बहुत हो सकते हैं, बट द ओनली पॉइंट इज कि आपको एक कंसाइज वे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में सोचना है, तब लिखने पे फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, नोट डाउन करने लग जाते हैं इंफॉर्मेशन, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल वाज एटलीस्ट 44% एंड एट मोस्ट 60%, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ गर्ल वाज एटलीस्ट 40 इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स, तो गर्ल को मैं क्या बोल सकता हूं, 250 का 44%, 250 का 44%, गिव मी अ मिनट, दैट इज 110। तो गर्ल्स की वैल्यू 110 से लेके राइट 150 तक आ सकती है ना। तो अगर यहां से गर्ल्स की वैल्यू पता लग गई, तो बॉयज की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये मैक्सिमम 150 है तो बॉयज की मिनिमम 100, और ये 140 तक बॉयज जा सकता है। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर बॉयज, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ, ठीक है ना। सेट थ्योरी का क्वेश्चन भी लग रहा है, इफ 50% ऑफ द बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग व्हाइल 70% ऑप्टेड फॉर रनिंग, देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग। ये मेरा स्विमिंग ये रनिंग है ना, ये स्विमिंग ये रनिंग है ना। और दो बार क्यों बना रहा हूं, लेट से दिस इज फॉर गर्ल्स एंड दिस इज फॉर बॉयज, ठीक है। ये मेरा स्विमिंग ये मेरा रनिंग है। सो दिस इज फॉर गर्ल्स, दिस इज फॉर बॉयज। क्या बोल रहा है, if 50% of the boys and 80% of the girls opted for swimming, 50% of the boys opted for swimming, स्विमिंग के लिए 50% बॉयज ऑप्ट कर रहे हैं, है ना, एंड 80% गर्ल्स ऑप्ट कर रही है स्विमिंग के लिए, while 70% of the boys and 60% of the girls opted for running, ठीक है। देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मिनिमम और मैक्सिमम हो सकते हैं जिन्होंने बोथ ऑप्ट किए है ना, स्विमिंग और रनिंग दोनों के लिए वो जा रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो अगेन इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली क्रैक करने का ट्राई करेंगे, राइट। देखते हैं क्या बोल रहा है। स्विमिंग अगर इसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो आपको पता है क्या होता है ना, ये वाली वैल्यू नल तो किसी ने लिया नहीं है ना, या तो लोग स्विमिंग के लिए जाएंगे या रनिंग के लिए जाएंगे। सो बेसिकली क्या होता है, दिस प्लस दिस माइनस इंटरसेक्शन इज टोटल, है ना। देखो ऐसा ही होता है, क्या मैं बोलूंगा, इसमें स्विमिंग में जितने लोग हैं प्लस रनिंग में जितने लोग हैं माइनस बोथ वाले शुड बी इक्वल टू टोटल, यही होता है ना। यही होता है, इसमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर नहीं सकते, है ना। अगर मेरा टोटल फिक्स है तो कुछ स्विमिंग में जाएंगे कुछ रनिंग में जाएंगे, वो भी मेरे डिफाइंड है ना। अब गर्ल्स के लिए बात करते हैं, है ना। देखो गर्ल्स एक बार आप नॉर्मली सोचो, गर्ल्स एक बार मैं मिनिमम टारगेट करूंगा, एक बार मैक्सिमम गर्ल्स को टारगेट करूंगा, बीच वाली रेंज का फायदा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक्सट्रीम फोकस करना है। तो गर्ल्स को एक बार मैं मैक्सिमम ले लेता हूं, है ना, या फिर गर्ल्स को एक बार मैं मिनिमम ले लेता हूं। लेट से पहले मैं एक केस ले रहा हूं जहां पे गर्ल्स में 110 ले रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में बॉयज मेरे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बॉयज विल बी ऑटोमेटिकली 140। एक केस में और ले रहा हूं जिसमें मेरे गर्ल्स हैं, जिसमें मेरी गर्ल्स हैं मैक्सिमम, दैट इज 150, तो बॉयज मेरे क्या हो जाएंगे 100। यही दो केस हैं, इसके अलावा तो कोई केस आ नहीं सकता। अब ये वाले केस पे पहले केस वन पे फोकस करते हैं, ठीक है। गर्ल्स अगर 110 है, ये गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो स्विमिंग में गर्ल्स कितनी जाएंगी 88, है ना, और रनिंग के लिए गर्ल्स कितनी जाएंगी 66। तो स्विमिंग प्लस रनिंग टोटल मिला के कितना हो रहा है
154, 154 है ना, माइनस इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल टू 110। या मैं बोल सकता हूं ये टोटल 154 है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरा एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 44 आ रहा है, और वही ये इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी, वही ये इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी। समझ रहे हो कि इंटरसेक्शन की वैल्यू में आपका कंट्रोल नहीं है वंस यू हैव डिफाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। अब मुझे ये नहीं पता मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैं वो दूसरे केस में भी ट्राई करूंगा, दूसरे में भी अभी कर लेते हैं, स्विमिंग, रनिंग एंड इंटरसेक्शन। तो गर्ल्स अगर 150 है, 80% गर्ल्स यहाँ पे 120 आ गई, यहाँ पे 90 आ गई, है ना, 120 प्लस 90 इज 210 माइनस 150, तो 60 इंटरसेक्शन है ना। अब बॉयज की बात कर लेता हूँ, बॉयज 50% ऑफ दिस, यहाँ पे बॉयज 50% स्विमिंग में जाएंगे, 70% बॉयज मतलब 98, यहाँ पे 70% ऑफ बॉयज मतलब 70, तो इंटरसेक्शन में 20 आ गया, है ना, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ गया 28। तो यहां पे अगर क्या पूछा है, टोटल बॉयज मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है, तो टोटल यहां पे गर्ल्स प्लस बॉयज कितना आ रहा है इंटरसेक्शन में, ये मेरा आ रहा है 72, और यहां पे मेरा कितना आ रहा है 80। तो यहां से व्हाट यू गेट टू नो कि इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू 72 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 80 हो सकती है, क्योंकि जो दो बेस्ट पॉसिबल केस थे वो मैंने ट्राई कर लिए। दैट्स वाई दिस विल बी योर आंसर, दैट्स वाई दिस विल बी योर आंसर। समझ गए, है ना। इसमें बस ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि ऑलवेज द आंसर लाइज ऑन द एक्सट्रीम एंड, है ना, या तो मिनिमम वाले में होगा या मैक्सिमम वाले में होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकेम 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। ठीक है, गोपाल सैलरी बिकेम, लेट से उसकी इनिशियल सैलरी 100 थी, आफ्टर टू इंक्रीमेंट्स उसकी सैलरी हो गई 187.5 हो गई। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ द सैलरी इंक्रीज इन द सेकंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस ऑफ दैट इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट, देन द परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट। लेट से पहले x% से सैलरी इंक्रीज हुई, है ना, इफ द परसेंटेज ऑफ द सैलरी इंक्रीज इन द सेकंड इंक्रीमेंट वाज ट्वाइस, तो दूसरी इंक्रीमेंट में वो 2x से इंक्रीज हुई। तो पहले 100 को x से इंक्रीज किया, फिर उसको 2x से इंक्रीज किया, तब ये मेरे पास वैल्यू आई है। तो कहना ही से कि 100 को पहले मैं 1 + x/100 से इंक्रीज करूंगा, फिर मैं इसको 1 + 2x/100 से इंक्रीज करूंगा, एंड देन दिस विल कम आउट एज 187.5। आप कहोगे डेफिनेटली, फिर ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये 1 + x/100, जो कि एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब इसको भी आपको पूरा सोल्व नहीं करना, इसको भी पूरा सोल्व नहीं करना, क्यों नहीं करना, आपको x की वैल्यू सारी दी हुई है, एक एक करके वैल्यू कैलकुलेटर में ट्राई कर लो, है ना, जैसे फोन लोगे कैलकुलेटर लोगे, उसमें आपको क्या करना है ना, x को पहले 1 पुट करो, आई डोंट थिंक 1 आंसर भी होगा, बिकॉज 1% तो बहुत कम है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद लेट से 20 से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। 20 अगर पुट करता हूं तो ये मेरा आ गया 1.2 इंटू 1.4, तो अगर 1.2 इंटू 1.4 है दैट इज 1.68, है ना, तो 20 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 1.68 नहीं चाहिए मुझे, 1.875 चाहिए। अब 25 अगर पुट करता हूं तो ये आ गया 1.25 इंटू 1.5, है ना। अगर 25 एंड देन 50% से इंक्रीज करूंगा तो एग्जैक्ट मेरा 1.875 आ रहा है, एंड दैट इज योर आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमेशा यू हैव टू गो विद द ऑप्शंस, है ना, हमेशा आपको ऑप्शन से जाना है। चलो जी रीड दिस क्वेश्चन। अच्छा ये तो, अब देखो ये दोबारा क्वेश्चन क्यों आ गया, आंख बंद करके इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, 340 इज द आंसर। अब आप कहोगे सर ये मिस्टेक हो गया पीडीएफ में, नहीं ये मिस्टेक नहीं हुआ, है ना, दिस क्वेश्चन केम इन 2023 स्लॉट 3, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन 2024 आई थिंक स्लॉट 2, है ना। तो स्लॉट 2 में और स्लॉट 3 में ये क्वेश्चन डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया था। अब ये क्यों आया क्यों नहीं आया, बट नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेशंस, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सिमिलर आ सकता है, एग्जैक्ट भी आ सकता है। ठीक है, बट यहां पे लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, तो आपको हर एक सेशन कवर करना ही है। चलो नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव सम मोर।
चलो लेट्स स्टार्ट. The population of a town in 2020 was 1 lakh. The population decreased by Y% from the year 2022 to 2021 and increased by X% from the year 21 to 2022, where X and Y are two natural number. ये ध्यान रखना है. ठीक है. If population in 2022 was greater than the population in 2020, तो देखो पहले Y% का डिक्रीज हुआ, उसके बाद X% का इंक्रीज हुआ. ठीक है. नेट नेट इंक्रीज या डिक्रीज का क्या फॉर्मूला होता है? A+B+AB/100 दैट शोज यू नेट इंक्रीज और डिक्रीज इफ देर आर टू परसेंटेजेस, राइट? सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए काम करता है. तो अगर इसका नेट इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करना है तो आई कैन से -y+x-xy/100, ये मेरा नेट इंक्रीज या डिक्रीज है. ठीक है. क्या बोला? इफ पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, तो मतलब इंक्रीज हुआ है, सो दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 10. ठीक है. तो ऑब्वियसली आई थिंक x शुड बी ग्रेटर, राइट? x शुड बी ग्रेटर देन 10. ठीक है. तो यहां पे आई कैन से x minus y is 10, right? Then the lowest possible population of town in 2021, तो आपको 1 lakh इंटू 1 - y/100, इसको लोएस्ट बनाना है. ठीक है. ये लोएस्ट कैसे बनेगा? जितनी ज्यादा y की वैल्यू बढ़ाओगे, क्योंकि ये डिक्रीज है, जितनी y की वैल्यू बढ़ाओगे उतनी ये वैल्यू स्मॉल आती जाएगी. समझ गए? यही इक्वेशन पे फोकस करते हैं. तो -y की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 10 - x, राइट? या फिर -y की वैल्यू आ जाएगी 10 - x, ओके, प्लस x-x, यहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x-10/100 ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब ये देखो x - y इज इक्वल टू 10 है, ये y - x इज इक्वल टू भी 10 हो सकता है ना? डिपेंड हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. बट यहां पे एक बार देख लेते हैं. x से x कैंसिल हो गया, राइट? सो यहां पे आई कैन से कि 10 ग्रेटर देन x इंटू x माइनस 10/100, और ये 100 इधर चला जाएगा तो दिस विल बिकम 1000. दिस विल बिकम 1000. ठीक है. तो x इंटू x माइनस 10 शुड बी लेस देन 1000. x इंटू x माइनस 10 शुड बी लेस देन 1000. ठीक है. अब इसके लिए देख लेते हैं कोई x की वैल्यू पॉसिबल है. यस, x की वैल्यूज पॉसिबल हैं, जैसे कि बट y की वैल्यू पे हमें y को इंक्रीज करना है ना. तो y को अगर इंक्रीज करना है, यहां से y की वैल्यू आ रही है x-10, और y की वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है. सो बेसिकली मुझे x की वैल्यू को भी इंक्रीज करना है. ठीक है. अब यहां पे भी देखो अगेन, इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से टैकल किया जा सकता है, जो मैं आपको अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं. ठीक है. जैसे ऑप्शन से देखो ABCD, ध्यान से देखना, है ना? मेरे पास एक ऑप्शन है A, एक है B, एक है C, एक है D. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 26. According to second option, it is 28. According to third option, it is 27. And according to fourth option, this is 25. देखो, नॉर्मल अप्रोच से डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट हम प्रैक्टिस करेंगे ऑप्शन से, क्योंकि कैट में बहुत सारे क्वेश्चन है ना. ये सारे कैट के क्वेश्चन हैं जो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, और आपको ऑप्शन से सोल्व करने का अप्रोच पता होना चाहिए. ठीक है. अब यहां पे अगर आपको पता लग गया, तो सिमिलरली यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 36. 30, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. 37 एंड 35. ये मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको पता लगेगा. ठीक है. तो अगर मैं यहां पे y को मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद बी ऑप्शन. बी ऑप्शन से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो x की वैल्यू 38 है, तो यहां पे आ जाएगा 38 इंटू 28 शुड बी लेस देन 1000. क्या वो पॉसिबल है? 38 इंटू 28 लेस देन 1000 नॉट पॉसिबल. तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. फिर y की वैल्यू हाईएस्ट इनमें से ये है C, तो इस पे देखते हैं 27, ये 37 है, मतलब 37 इंटू 27 शुड बी लेस देन 1000. 37 इंटू 27 शुड बी लेस देन 1000, दैट इज कमिंग आउट एज 999, विच इज लेस देन 1000. तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना? ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सी इज माई आंसर. सी इज माई आंसर. समझ गए? है ना? अब देखो, ये सोल्व करने बैठते नो पॉइंट, एक्स की रेंज निकाल लेते, कुछ लगते, कुछ भी पॉइंट नहीं था, है ना? तो दिस वाज द बेस्ट अप्रोच. आपको ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करना है. रीड दिस क्वेश्चन.
देखो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। ठीक है, अब वहां पे रजिस्टर्ड वोटर्स क्या होता है, जिन्होंने रजिस्टर किया है और उसमें से कुछ बंदे वोट करने नहीं जाते या कुछ बंदे इनएलिजिबल होते हैं, कोई भी वहां पे केस हो सकता है ना। वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स व्हाइल द अदर 3 कैंडिडेट्स रिसीव्ड द रिमेनिंग कास्टेड वोट्स इन दिस। ठीक है, तो टोटल बोल देते हैं, टोटल लेट्स से 100x एलिजिबल वोटर्स हैं, उनमें से कास्ट कितनों ने करा, कास्ट करा 80x ने। ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव्ड 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, तो लेट से एक फर्स्ट कैंडिडेट है, उसको 30% ऑफ दिस मिला, दैट इज 24x वोट मिले उसको। तो रेस्ट वोट्स कितने हो गए मेरे पास, 56x हो गए। तो ये वोट्स बाकी 3 कैंडिडेट्स हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको किस प्रोपोर्शन में मिले, 1 2 3 में। तो 3 + 2 5 + 1 6, राइट। तो ये 56x, दिस इज करेक्ट, राइट, दिस इज 56x, राइट। रिसीव 30 while the other 3 received remaining casted votes in the proportion 1 to 3। तो 56x को 1 to 3 में डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 56x/6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 56x/6 इंटू 2, दैट इज 56x/3। और ये वैल्यू आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग 56x/6 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 56x/2, दैट इज 28x। ठीक है, तो ये मेरे वोट्स हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडिडेट को। इफ विनर ऑफ द इलेक्शन, जो कि ऑब्वियसली कौन होगा, यही होगा, है ना। तो विनर ऑफ द इलेक्शन, दिस पर्सन, राइट, रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट, है ना। नहीं, विनर ऑफ द इलेक्शन इज दिस वन, राइट। तो 28x रिसीव्ड 2512 हायर वोट्स देन दिस, जो मेरा हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 2512, है ना। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई, 2512। क्या पूछा है वो फोकस करते हैं। देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स नॉट कास्टेड वन, रजिस्टर्ड वोटर मतलब 100x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x से 100x जाना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2512 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस शुड बी योर आंसर। क्या आ रहा है 2512 इंटू 25, राइट, इट इज कमिंग आउट एज 62800, दैट इज द करेक्ट आंसर। रीड दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 70 to 80। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% while द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, टोटल इंक्रीज 25% का है ना। मेल का जो इंक्रीज है दैट इज 40%, फीमेल का जो इंक्रीज है दैट इज 20%, और टोटल इंक्रीज है 25% का। भैया अब टोटल 25% आ रहा है, 40% मेल है, 20% फीमेल है, तो इनका जो वेट होगा दैट इज जो इनकी एक्चुअल पॉपुलेशन होगी उस पर डिपेंड कर रहा है ये नंबर। तो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर लगाऊं मैं, तो आई विल रिसीव्ड 5 and 15, तो मतलब 1:3 में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मेल 1 है तो फीमेल 3 टाइम्स होगी उसका, ये समझ आ गया। फ्रॉम 19, तो यहां पे लिख ही लेता हूं ना, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसकी x है तो इसकी 3x होगी। ठीक है, फ्रॉम 1980 to 1990 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25% इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये x थी इनिशियल, ये 3x थी, तो ये 20% से इंक्रीज हो गई वैल्यू, तो 20% से इंक्रीज होगी तो 3x इंटू 6/5 हो जाएगी ये वैल्यू। तो ये फीमेल की पॉपुलेशन कब है, दिस फीमेल पॉपुलेशन इज इन 1980। ठीक है, फ्रॉम 1980 टू 1990 द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%। अब इसको 25% से इंक्रीज कर दूंगा मैं अगर, तो ये बन जाएगी मेरी पॉपुलेशन फीमेल की इन 1990। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन। अब मेल पॉपुलेशन के लिए मुझे देखो पहला इंक्रीज तो पता है, यहाँ पे मेल पॉपुलेशन ट्वाइस ऑफ मेल पॉपुलेशन, तो पहले मेल पॉपुलेशन थी x, फिर वो 40% से इंक्रीज हो गई, उसके बाद कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है वो मुझे नहीं पता। ठीक है जी, नहीं पता। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना दिया इसके बाद, है ना। देखते हैं, क्योंकि बेसिक जो 70 में टोटल पॉपुलेशन क्या थी, पहले मुझे आप वो बताओ, दैट वाज 4x,
दैट वाज 4x। ठीक है, अब 1990 में टोटल पॉपुलेशन मुझे बतानी है कि कितनी है, यही है। और फीमेल की पॉपुलेशन मुझे पता लग गई, ये है 1990 में। फिर क्या बोला, ट्वाइस बोला था ना, फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, है ना। तो अगर मैं ये बोल दूं कि लेट्स से फीमेल पॉपुलेशन 1990 में, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, फीमेल पॉपुलेशन इज 2, तो मेल पॉपुलेशन 1 हो जाएगी, फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस ऑफ दिस, एंड टोटल हो जाएगा 3। तो यहां पे अगर मुझे फीमेल पॉपुलेशन पता है तो जस्ट विद दिस कैन आई फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। मतलब अगर मेरी फीमेल पॉपुलेशन ये है, इसको सोल्व करते हैं, ये मेरी फीमेल पॉपुलेशन थी ना 1990 में, तो ये मेरी अगर फीमेल पॉपुलेशन 1990 में है दैट इज 2, अगर इस वैल्यू से मुझे टोटल पे जाना है, तो यहां से जब मैं टोटल पे जा रहा था तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया। देखो, गधा मजदूरी नहीं करनी, जब मैं 2 से 3 में जा रहा था तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब मुझे मेल क्यों फाइंड करना है, फीमेल से जस्ट मैं टोटल पे चला जाता हूं, मुझे टोटल ही तो फाइंड करना है 1990 का। तो इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां भी। तो अब सोल्व कर लेते हैं, अब क्या आ रहा है, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो दिस इज 3, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 जा 27x बाय 4, तो 13.5, है ना, 13.5, तो ये आ जाएगा 6.75x, राइट। तो 6.75x आ गया। तो 4x से अब आपकी टोटल पॉपुलेशन बन गई 6.75x। अब ये कितने का इंक्रीज है, उसके लिए कैलकुलेटर कर लो। कैलकुलेटर में क्या करना है, 6.75/4, 1.6875, तो मतलब 68.75% का इंक्रीज हो गया, दैट इज योर आंसर, है ना। अब यहां पे टोटल पॉपुलेशन यहां से डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, अदरवाइज पहले मेल का निकालोगे फिर दोनों को ऐड करोगे, वो डेसिमल में कॉम्प्लेक्स होता जाएगा होता जाएगा, और यहां पे भी फीमेल पॉपुलेशन को सोल्व नहीं करना, जो एंड वैल्यू चाहिए उसी को ही सोल्व करना है, दैट्स इट। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। क्या बोला है, इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वॉन 30% ऑफ दैम। 40 मैचेस उसने खेले हैं, विन कितने किए हैं, 12। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50, राइट। अब देखो यहां भी एलिगेशन आप लगा सकते हो, कैसे, 30% विन पहले किए, 60% बाद में किए, एंड देयर ओवरऑल विन परसेंट वाज 50%। तो यहां पे कैन आई से दिस 10 and 20, तो 1:2, मतलब पहले अगर उन्होंने एक्स मैचेस खेले थे तो बाद में उन्होंने 2x मैचेस खेले होंगे। Suppose they win 90% of the remaining matches, then the total number of matches won by the team in the tournament. Suppose they win, है ना, a team has played 40 matches so far, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 30% पहले विन किए थे, तो ये कितने मैचेस थे, x की वैल्यू 40 आ गई। तो मतलब पहले उन्होंने 40 मैचेस खेले, उनमें से 12 जीते, और बाद में उन्होंने 80 मैचेस खेले। अब क्या बोला है, सुपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो यहां पे अब अगर 90% विन करेंगे दैट इज 72 मैचेस उन्होंने विन किए, तो टोटल विन्स उनके पास अब 84 हो गई, और टोटल मैचेस 120 हो गए, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट दैट इज 84, तो 84 इज योर आंसर। बेसिक से करोगे हो जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन से करोगे वो भी हो जाएगा। रीड दिस क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा इसमें आई थिंक, जस्ट 1 सेकेंड, ये नाउ डू दिस। क्या बोला है, अ बॉक्स हैज 450 balls each either white or black, there being as many metallic white balls as metallic black balls। ठीक है, if 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic, ठीक है, metallic भी कुछ बोला है। देखो पहले 450 बॉल्स हैं, उनमें से कुछ बॉल्स तो वाइट होंगी, कुछ बॉल्स होंगी ब्लैक, इनमें से फिर कुछ बॉल होंगी मेटेलिक और कुछ बॉल होंगी नॉन मेटेलिक। ठीक है, ब्लैक में भी कुछ बॉल होंगी मेटेलिक एंड कुछ बॉल होंगी नॉन मेटेलिक। ठीक है, देयर बीइंग एज मेनी मेटेलिक व्हाइट बॉल्स, देयर बीइंग एज मेनी मेटेलिक व्हाइट बॉल, मेटेलिक व्हाइट बॉल एज मेटेलिक ब्लैक बॉल्स, एज मेटेलिक ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो इसका कुछ होगा, वो वी विल सी, देखते हैं, है ना। If 40% of the white balls and 50% of the black balls are metallic, 40% of the white balls, let's say this is 100x, this will be 450 minus 100x, okay. 40% of the white balls, 40% of this is equal to 50% of this.
तो 50% ऑफ दिस इज 225 माइनस 50x, एंड आई थिंक ये दोनों फिगर इक्वल है, तो यहां से मेरा आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 225। नॉट श्योर अगर ये सही है या नहीं, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स से दिस इज करेक्ट। 3 से अगर मैं काटूं तो इसको 6x इज इक्वल टू 15, एंड फिर 3 से फिर काटूं, सो 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सही लग रहा है। देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स, नॉन मेटेलिक बॉल्स देखनी है क्या है। ठीक है, अब 2x की वैल्यू अगर 5 है तो ये 40x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो ये 100 है, ये 100 है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 100 आ जाएगी। तो मेटेलिक बॉल्स कितनी है मेरे पास टोटल, 100 प्लस 100 200। तो नॉन मेटेलिक बॉल्स कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल्स माइनस मेटेलिक बॉल्स, तो 250 इज माय नॉन मेटेलिक बॉल्स। यही फाइंड करना था, नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स। तो क्या आंसर आएगा आपको, 250 इज योर करेक्ट आंसर। राइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कैट में, है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2021 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। चलो जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 8 है, 8 आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्स। नहीं 8 है या नहीं, जस्ट जस्ट लेट मी सी, 8 नहीं, आई थिंक है या नहीं यार, आई डोंट थिंक 8 इज देयर, 8 इज नॉट देयर। ठीक है, क्या है देखो, पढ़ लिया है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल, लार्ज। प्राइस की अगर मैं बात करूं, द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। तो इसका प्राइस अगर 10x है तो इसका प्राइस 5x होगा। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स, सेलिंग प्राइस पर ग्राम, ठीक है, तो यहां पे कुछ क्वांटिटी भी हो सकती है, बट लेट से सेलिंग प्राइस पर ग्राम की मेरे पास वो बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। सेलिंग प्राइस पर ग्राम लेट से 12% लेस, तो स्मॉल बॉक्स में सेलिंग प्राइस पर ग्राम इज 10y, तो 12% लेस विल बी 8.8y, यहां पे आ जाएगा लार्ज बॉक्स में सेलिंग प्राइस पर ग्राम। ठीक है, देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट, देखो वही बात बोली थी मैंने, है ना। अब ध्यान से देखना, प्राइस बाय क्वांटिटी इज सेलिंग प्राइस पर ग्राम, प्राइस बाय क्वांटिटी इज सेलिंग प्राइस पर ग्राम। तो अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है तो क्या मैं प्राइस बाय एसपी पर ग्राम कर सकता हूं यहां से। तो क्वांटिटी अगर मुझे यहां पे निकालनी है तो प्राइस बाय सेलिंग प्राइस पर ग्राम कर दो, प्राइस बाय सेलिंग प्राइस पर ग्राम, दिस बाय दिस करोगे तो क्या आएगा, x/2y आएगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x/2y। देन आप क्या करोगे, 10x/8.8y, 10x/8.8y। चलो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, एक बार देख लेते हैं मुझे क्या फाइंड करना है। देन द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉलेस्ट बॉक्स। तो अब मुझे कितना एक्सीड कर रहा है वो बताना है ना। एक बार x/y को इग्नोर कर दो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूँ 0.5 आ रहा है, 0.5 इंटू x/y, एंड 10/8.8 देख लेते हैं कितना आ रहा है, 10/8.8 विच इज कमिंग आउट एज 1.1363363 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है इससे, तो अगेन कैलकुलेटर का यूज करना है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 0.5, तो मेरा क्या आ रहा है 2.2727, तो 127% इंक्रीज, 1.27% इंक्रीज, है ना। बेसिकली आई एम गेटिंग 127.27। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं किया, 10x/8.8 जो भी आ रहा था, क्या आ रहा था, 1.136136 आ रहा था, 1.136136। ठीक है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो आई जस्ट डिवाइडेड दिस बाय दिस, तो मेरा आ गया 2.2727, मतलब मेरा 127.27 का इंक्रीज था, विच इज दिस वैल्यू, है ना। अब बस कुछ नहीं करना यार, है ना, यहां से ये वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है वही करना है, नॉर्मल कर सकते हो, दिस माइनस दिस जितने का इंक्रीज है डिवाइडेड बाय बेस इंटू 100, वही करना था, वो कैलकुलेटर से कर लोगे। जितना फास्ट कैलकुलेटर आता है उतना जल्दी आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये मैनुअली करने का कोई सेंस नहीं है एग्जाम। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन द फाइनल एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर्ड 52%,
and Asha scored 64%. The marks obtained by Vishnu is 23 and this is this, ठीक है। विष्णु ने तो स्कोर किया कितना, 52%। आशा ने स्कोर किया 64%, ठीक है, ऑफ टोटल, राइट। द मार्क्स obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 350 more than the marks obtained by Ramesh, okay। द मार्क्स obtained by Geeta who scored 84%, ठीक है। तो इस 100x लेट से टोटल मार्क्स हैं, तो विष्णु ने 52x स्कोर किया, आशा ने 64x स्कोर किया। द मार्क्स obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 34 mark than the obtained रमेश। तो रमेश का लेट से आर स्कोर किया रमेश ने अगर आर स्कोर किया तो कहने से ये वैल्यू 23 लेस है, राइट। आर से ये वैल्यू 23 लेस है, तो अगर आर के इक्वल में ये वैल्यू रखना चाहूंगा तो आई कैन से 52x प्लस 23 होगा। आशा ने 34 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किए हैं, अगर आशा को इसके इक्वेट करूंगा तो आशा के जो 34 एक्स्ट्रा हैं वो डिडक्ट कर दो। सो देखो रमेश तो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, बेसिकली इन दोनों पे फोकस करो। ये मेरा क्या आ रहा है, 57 इज इक्वल टू 12x, 57 इज इक्वल टू 12x। और मुझे फाइंड क्या करना है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु। अब देखो हमेशा फाइंड क्या करना है उस पर फोकस होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ना बहुत बच्चे यही सोल्व करते हैं कि यार रमेश की वैल्यू क्या आएगी क्या आएगी क्या आएगी। रमेश वॉज जस्ट अ कनेक्टिंग पॉइंट, फोकस करना है गीता पे। गीता ने 84% मार्क्स स्कोर किए, तो अगर 12x 57 है तो 84x कैसे आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49 एंड दिस इज 35 प्लस 4 399, 399 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग वाइल द रेस्ट आर ओल्ड, ठीक है। इफ द 65% ऑफ मेंबर्स आर लिटरेट्स एंड 25 आर यंग देन द परसेंटेज ऑफ दिस, ठीक है। और देखो अब एक ग्रुप है, उसमें कुछ लोग यंग हैं, कुछ लोग ओल्ड हैं, कुछ लोग लिटरेट हैं, कोई कुछ लोग इलिटरेट हैं, राइट। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग, 100x अगर लोग हैं तो 28x यंग है एंड 72x ओल्ड है। 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स, तो टोटल लिटरेट की अगर मैं बात करूं तो वो 65x है, और टोटल इलिटरेट कितने हो जाएंगे, 35x हो जाएंगे, ठीक है जी। एंड 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, यंग और लिटरेट कितने हैं, 25% ऑफ दिस वैल्यू, 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, तो यंग और लिटरेट 25% ऑफ दिस है, दैट मीन्स दिस वैल्यू 65x/4। कितना आ रहा है, थोड़ा सा मैं आइडिया ले लेता हूं, दैट इज 16.25x आ रहा है, और ये टोटल 28x है ना, तो ये कितना वैल्यू आएगी, दिस शुड बी 11.75x, ठीक है। और मुझे कुछ बोला हुआ है, लिटरेट टोटल 65x थे, अगर ये वैल्यू दिस है 16.25 है तो 65, तो ये वैल्यू आ जाएगी 48.75x। इलिटरेट टोटल 35 थे, तो अगर ये 11.75 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.25x। क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू। ओल्ड में इलिटरेट कितने हैं, तो ओल्ड टोटल है 72x, उसमें से इलिटरेट है मेरे 23.25x, तो ये परसेंटेज क्या है, 2325/72, 2325/72, सो दिस शुड कम नियर टू 32%। क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग लिटरेट्स, कुछ गलती करिए, शुड नॉट बी द केस। अच्छा, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल कितने हैं इलिटरेट्स में, तो इलिटरेट्स टोटल 35 है ना, टोटल इलिटरेट्स इज 35, अब उसमें इतने लोग ओल्ड है, तो ये हमें फाइंड करना है ना। तो 23.25/35 जिसकी वैल्यू आ रही है 66x, सो दिस इज माई आंसर। रीड दिस क्वेश्चन फॉर अ मिनट।
चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर ना। अ जेंटलमैन डिसाइडेड to treat the children in the following manner. He gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child. अच्छा, ये तो बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, राइट? And then the half of the remaining stock along with one extra to the second and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of five children. How many toffees were there in his stock initially? राइट, कुछ भी नहीं है, बैक ट्रैकिंग का मेथड है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ लेना। राइट, आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है। हाउ मेनी टॉफीज वर देयर इन स्टॉक इनिशियली। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये क्या करता है जेंटलमैन, आधी टॉफीज दे देता है और फिर एक एक्स्ट्रा और दे देता है ना बच्चे को। पहले उसके पास जितनी होगी, लेट्स से उसके पास 100 टॉफी है, तो 50 आपको दे देगा अगर आप बच्चे हो, और फिर उसके बाद एक टॉफी और दे देगा, तो 51 टॉफीज दे दी। और अब जेंटलमैन के पास 49 टॉफीज रह गई। तो ऐसे ही फिर वो नेक्स्ट चिल्ड्रन के साथ करता है, हर चिल्ड्रन के साथ ऐसे ही करता रहता है ना। एंड देन द हाफ ऑफ रिमेनिंग स्टॉक along with one extra to the second and this his total stock exhaust after he takes care of five children। ठीक है, उसके बाद एंड में बैक ट्रैकिंग मेथड है, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। एंड में उसके पास जीरो चॉकलेट या टॉफीज रह गई। तो अब एंड वाले चिल्ड्रन को देने से पहले उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी? तो ऐसे मेरा फर्स्ट, उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी इस चिल्ड्रन को देने से पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, 5 चिल्ड्रन है, लास्ट में 0 थी। अब यहां पे जिस ऑर्डर में हमने देते हैं ना, उसी ऑर्डर में इसको वापस ले आओ। उसने पहले एक आपको दी, तो अब आप एक पहले वापस ले आओ, तो 0 से 1 हो गया। अब उसने हाफ भी दिया था, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। सो 0 + 1 एंड इंटू 2। सो अब इसको रिवर्स करेंगे, आपने उसको एक एक्स्ट्रा दी थी, पहले तो एक उससे वापस ले लो, और फिर हाफ दिया था उससे पहले, उसका रिवर्स कर दो। ऐसा, तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे 0 से यहां पे आना है, तो 0 + 1 इंटू 2 करो, 2, है ना। अब यहां पे इससे यहां पे आना है, तो 2 + 1 3 इंटू 2 करो 6। देन यहां से यहां आना है, 6 + 1 7 इंटू 2 14, 14 + 1 15 इंटू 2 30, 30 + 1 31 इंटू 2 62। तो उसके पास इनिशियली 62 चॉकलेट्स या टॉफीज थी। दिस इज द पॉइंट। अब ये कैसे हुआ वो भी देख लो। अगर मान लो उसके पास 62 चॉकलेट्स थी स्टार्टिंग में, उसने किसी बच्चे को कितनी चॉकलेट दी? 31 दे दी, और एक एक्स्ट्रा और दे दी, तो बच्चे को उसने 32 चॉकलेट्स दे दी। तो उसके पास उसके बाद कितनी चॉकलेट रह गई? 30। फिर 30 में से नेक्स्ट बच्चे को उसने 15 चॉकलेट और एक चॉकलेट और दे दी, तो मतलब 16 चॉकलेट दे दी। तो उसके बाद 14 रह गई। उसके बाद उसने हाफ चॉकलेट, मतलब 14 का हाफ 7 + 1 8 चॉकलेट दे दी, तो 6 रह गई। फिर उसने हाफ, दैट मीन्स 3 + 1 एक 4 चॉकलेट दे दी, तो 2 रह गई, जो कि हम यहां पे ला रहे हैं। फिर उसने क्या किया, इसका आधा मतलब 1 और एक और दे दी, तो 2 चॉकलेट दे दी, तो उसके बाद 0 रह गई, है ना। तो यहां पे हमेशा बैक ट्रैकिंग का मेथड आता है। अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, या फिर ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कर लो, बट दिस मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, ये क्या बोल रहा है? द सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो 657 इन 2010 एंड इन द रेशियो 343 इन 2015। ठीक है, तो रमेश, गणेश एंड राजेश, ठीक है, 2010 की अगर मैं बात करूं, तो 6x, 5x एंड 7x था। ठीक है, एंड इन द रेशियो 343 इन 2015। तो ये मेरा 343, देखो यहाँ पे 3x 4x 3x नहीं लेना, यहाँ पे वो रेशियो सेम रहेगा, बट वेरिएबल चेंज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट टू बी ऑन सेफर साइड मैं वेरिएबल डिफरेंट ही लूंगा। इफ रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग 2010 टू 2015, तो मैं बोल रहा हूँ रमेश की सैलरी यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 3y है, तो 6x को 25% से इंक्रीज कर दूंगा, दैट इज 5/4 से मल्टीप्लाई, दिस शुड बी इक्वल टू दिस सैलरी। तो इसको कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, राइट। सो x/y की वैल्यू जो आ गई, वो आ गई 2/5, या फिर x की वैल्यू आ गई 0.4y, या मैं कह सकता हूं y को अगर मैं 10 लूंगा तो x मेरा ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकता हूं, है ना। द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी, राजेश सैलरी में क्या परसेंटेज इंक्रीज है? अगर x को मैं 10 लेता हूं तो ये 70 बन गई, है ना। सॉरी, x को 4 लूंगा, सो x को 4 लेता हूं तो ये 28 आ गया, राइट। और y को 10 लूंगा तो ये 30 आ गए। परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी 0.4y, राजेश की सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगा ना,
कुछ गलत हो रहा है। द सैलरीज ऑफ 6x 5x 7x, ठीक है। 3y 4y 3y, क्वेश्चन सही है ना? जस्ट लेट मी चेक दैट दिस इज करेक्ट। रमेश सैलरी को मैंने 5/4 से इंक्रीज किया, तो x/y आ गया मेरा 2/5, विच इज करेक्ट। तो ये ऐसा नहीं आना चाहिए। 28 3 10 30। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। This is 100% correct. X is equal to 0.4y। राजेश की सैलरी देखनी पड़ेगी 20। दिस इज 3। ऐसा क्यों हो रहा है यार? एक्स वाई, दिस इज करेक्ट। द सैलरी ऑफ राजेश, परसेंटेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। परसेंटेज इंक्रीज ही लग रहा है। ऑफिशियल रिसोर्स से देख लेंगे, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू, यार एक्स अगर मेरा यहाँ पे है, या फिर ऐसे देख लेते हैं एक बार। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बेसिकली 3y/7x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। 3/7 इंटू y/x मेरा क्या होगा? 2.5। राइट, सो ये मेरा आ रहा है 7.5/7। नहीं, हाँ, तो 7.5/7 ये तो सही आ रहा है, तो गलती कहाँ आ रही है? 7.5/7। तो अकॉर्डिंग टू दिस 7.14 इज आंसर, विच इज बेसिकली 7। बट यहाँ पे मिस्टेक कैसे हो रही है यार? एक्स की वैल्यू 4 लूंगा, 7 4 जा 28, 3 10 जा 30। उफ उफ उफ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर सिंपल इसमें देखूंगा ऐसे, मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया है। अगर मैं वेरिएबल की फॉर्म में देख रहा हूं ना, कि यहां से यहां इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 3y - 7x इतने का इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय 3y इंटू 100। सॉरी, डिवाइडेड बाय 7x इंटू 100, मुझे ये फाइंड करना है। राइट, सो दिस इज बेसिकली 3y/7x - 1 इंटू 100, ये फाइंड करना है। एंड 3/7 इंटू y/x की वैल्यू क्या आएगी? 3/7 इंटू y/x इज 5/2, विच इज 1.074। तो यहां से तो 7.14% का इंक्रीज आ रहा है, दैट इज ट्रू। यार यहां से क्यों नहीं आ रहा? व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग? आई एम स्टिल नॉट गेटिंग। कर दूंगा x, y अगर 10 पुट करूंगा तो x4 आएगा। 7a 3 2 7 x 3y। हाँ, व्हाट्स हैपनिंग है? अच्छा, सही तो हो रहा है, सही तो हो रहा है। मैं किस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ? दिस इज 28, दिस इज 30। दो से इंक्रीज हो गया ना, दो का इंक्रीज ओवर 28, विच इज 1/14, विच इज 7.14%। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट दिस इज करेक्ट, है ना? चलो, फिर क्या बोला है? इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए वॉज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। द स्कोर ऑफ बी वॉज दिस। तो लेट से बी का स्कोर मेरा 10x है, तो स्कोर ऑफ ए वॉज 9x, 10% लेस। द स्कोर ऑफ बी वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। सी का कुछ स्कोर है, उसका 25% मोर इज इक्वल टू 10x। तो सी का स्कोर आ गया 8x, एंड द स्कोर ऑफ सी वॉज 20% लेस देन दैट ऑफ डी। तो डी का अगर मैं 20% लेस करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 8x। वो सी का स्कोर है, तो यहां से डी का स्कोर क्या आ गया? 10x। इफ ए स्कोर्ड 72, ए ने अगर 72 स्कोर किया तो मतलब एक्स की वैल्यू 8 आ गई। देन द स्कोर ऑफ डी, डी का स्कोर क्या आया? 10x, दैट मीन्स 80। सो 80 इज योर आंसर, 80 इज द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, रीड दिस क्वेश्चन फॉर ए मिनट। क्या बोल रहे हैं? इन
2010, a library contained a total of 11,500 books in two categories, fiction and non-fiction. 2015 में the library contained total of 12,000 something in these two categories. During this period, there was 10% increase in fiction category, while there was a 12% increase in non-fiction. This ठीक है. लेट्स से 11,500 था, उसमें फिक्शन मेरा x था एंड नॉन फिक्शन मेरा हो गया 11,500 माइनस x. ठीक है. इन 2015 द लाइब्रेरी कंटेन टोटल ऑफ 12,760, जिसमें कुछ फिक्शन है, जिसमें कुछ नॉन फिक्शन है. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी. फिक्शन कैटेगरी बन गई 1.1x. ठीक है. वाइल देयर वाज 12% इंक्रीज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी. तो ये 12% से इंक्रीज हो गई. या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 1.1x है तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू 1270 माइनस 1.1x आ जाएगी. सो यहां पे 12% का इंक्रीज है. तो आई कैन से 11500 माइनस x इंटू 1.12, 12% का इंक्रीज शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, दैट इज 12760 माइनस 1.1x. राइट. तो यहां पे कैलकुलेटर देख लो. 11,500 इंटू 1.12, दैट इज 12,880 माइनस 1.12x इज इक्वल टू 12,760 माइनस 1.1x. ठीक है. तो ये मेरा 1.12 इधर चला जाएगा, विच इज 0.12x. राइट. माइनस 760 विच इज 120. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000. राइट. तो यहां पे x की वैल्यू 1000 आ गई. अब देख लेते हैं क्या फाइंड करना है. x की वैल्यू 1000, 12,120. लेट्स सी. 1000 तो थोड़ा सा ओड लग रहा है मुझे. 1000 इज लुकिंग लिटिल ओड. 12760 माइनस 1.1x, 1.12x. तो नहीं. सो दिस वेट दिस इज 120 और ये 0.10 और 0.12 का डिफरेंस, दिस शुड बी 0.02x. राइट. विच इज x बाय 50. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6,000. x की वैल्यू 6,000 आ गई है ना. x इज 6,000. हाउ मेनी फिक्शन बुक्स वर इन द लाइब्रेरी इन 2015? 2015 में फिक्शन कितनी थी? 1.1x, मतलब 6,000 इंटू 1.1 विच इज 6,600. 6,600 शुड बी द आंसर. 6,600 शुड बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन एग्जामिनेशन Rama score was 1/12 of the sum of the squares of this after a review this. ठीक है. Rama score was 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. तो रामा का स्कोर अगर y मान लेता हूं, तो मोहन और अंजलि का स्कोर हो गया 12y, बिकॉज दिस वैल्यू इज 1/12 ऑफ दिस. आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6. तो ये बिफोर रिव्यू है. आफ्टर रिव्यू ये तो हो गया y प्लस 6, और ये भी कुछ भी हुआ तो ये +6, और यहां पे भी +6 हो जाएगा. द रिवाइज स्कोर्स ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो 11, 10 एंड 3. ठीक है. द अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामास, देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाय. गुड क्वेश्चन. बहुत ही सही क्वेश्चन है. देखो क्या करना है. क्या करना है, ये 11, 10, 3 आपको दिया हुआ है, तो मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूं. पोस्ट रिव्यू जो स्कोर आ रहा है वो मेरा आ रहा है 11x, 10x एंड 3x. ये भूल जाओ, है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर चेंजिंग फ्यू थिंग्स. ऐसा कर लो. तो बिफोर रिव्यू क्या होगा? दिस स्कोर मस्ट बी 11x माइनस 6, दिस स्कोर मस्ट बी 10x माइनस 6, दिस स्कोर मस्ट बी 3x माइनस 6. इन दोनों का टोटल क्या होगा? 13x माइनस 12. एंड दिस वैल्यू इज 1/12 ऑफ दिस वैल्यू. राइट. ये आपको दिया हुआ है. रामा स्कोर इज 1/12 ऑफ दिस. तो आई कैन से this is equal to 1/12 of this, or I can say 12 into this is equal to this. 12 into 11x minus 6 is equal to 13x minus 12.
which is 132x minus 72 is equal to 13x minus 12. Right. यहाँ पे now I am getting 60, right? And this is 119x. ऐसा कुछ आया है जो कि looking little odd to me, but let's see. Then the Anjali score exceeded Rama's score. तो अंजलि का स्कोर रामा से कितना ज्यादा है? सो अंजलि का स्कोर रामा से यहाँ पे कंपेयर करूं तो 8x ज्यादा है, और यहाँ पे भी कंपेयर करोगे, नहीं, अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर, रामा का स्कोर ज्यादा है ना, देन द अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर, नहीं, वेट वेट वेट, ओ ओ ओ, ओ रेशियो गलत बता दिया इन्होंने यहाँ पे, अंजलि मोहन रामा, दिस दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स विच कीप हैपनिंग, रेशियोज गलत नोट कर लेते हैं। तो अंजलि मोहन रामा, अंजलि मोहन एंड रामा, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे 3x-6, 10x-6 एंड 11x-6 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो अब इन दोनों का टोटल आएगा 21x-12, राइट, एंड 3x-6, तो इसका 12 टाइम्स दैट इज 36x माइनस 72 इज इक्वल टू 21x-12, right, which is coming out as 15x is equal to 60 and x की वैल्यू 4, right। अब इसका इससे कितना स्कोर ज्यादा है, दैट इज 8x, which means 8 into 4, 32 is the आंसर, है ना। वो छोटी सी गलती काफी बार मेरे से तो होती है पर्सनली, बहुत बच्चों से होती है, और यहाँ पे कई बार एग्जामिनर गेम करने का ट्राई करता है, पहले कुछ और ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली दे देता है और बाद में कोई और ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली दे देता है, तो वो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या है, if the population of a town is p in the beginning, okay, first read the question, understand what is said। ठीक है, क्या बोल रहा है, if the population of a town is p in the beginning of any year, then it becomes 3 plus 2p in the beginning of the next year, okay। If the population in the beginning of 2019 is 1000, then the population of beginning in this is what, ऑप्शन सही दिया है क्या, एक सेकेंड मुझे चेक करना पड़ेगा, 2019 स्लॉट वन, जस्ट गिव मी a minute। Population, okay, seems correct to me, करेक्ट है आई थिंक, ठीक है, करेक्ट है, ओके। ओके, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज पी इन द बिगनिंग ऑफ एनी ईयर, लेट्स से यहाँ पे पी था, नेक्स्ट ईयर 3 + 2p हो गया, मतलब इसको डबल कर दिया और उसमें 3 और जोड़ दिया, तो उससे नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसको डबल कर दो, दिस, और इसमें 3 और जोड़ दो, तो 9 + 4p हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसको डबल कर दो और उसमें 3 और जोड़ दो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। पी से 3 + 2p हो गया, फिर 3 + 2p से 9 + 4p हो गया, 21 + 8p हो गया, करेक्ट। तो यहां पे हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट, तो दैट इज द थिंग वी नीड टू फोकस ऑन। इसके नेक्स्ट ईयर भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पैटर्न पे ही होंगे, आप 1000 वैल्यू करके उसको 2034 तक नहीं चला सकते, बिकॉज डायरेक्ट इंक्रीज नहीं है, राइट, देयर इज सम पैटर्न, तो पैटर्न तो पहले करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये हो जाएगा 16p एंड 21×2 = 42 + 45, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि वो p के साथ जो सिस्टम आ रहा है ना, मतलब 1 साल के बाद जितने साल का इंक्रीज है उतनी p की पावर आ रही है इंटू p, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज है ये देख लो, 2019 से 34, तो मतलब 15 साल का इंक्रीज है, तो 2 की पावर 15 आनी चाहिए, 2 की पावर 15 इंटू पी प्लस ऐसा कुछ, राइट, 2 की पावर दिस यहाँ पे देखो 1000 + 3 मतलब p + 3 ^ 15। चलो एक चीज और बताता हूं इंटरेस्टिंग, ऑप्शन से जाते हैं, पहला ऑप्शन किस फॉर्म में है,
पी मेरा यहाँ पे क्या है, 1000 बिगिनिंग वाला। तो पहला ऑप्शन है P+3 की पावर 15, विच इज जितने साल मैंने इंक्रीज किए हैं, +6, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है P-3 पावर 15, जितने साल इंक्रीज हुए हैं, है ना, या मैं इसको जितने साल इंक्रीज बोल देता हूँ, इंक्रीज या नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स बोल देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर्स -3। सी ऑप्शन आएगा P+3 × 2, फिर नंबर ऑफ ईयर जितना इंक्रीज हुआ है -3। एंड डी ऑप्शन आएगा P-3 नंबर ऑफ ईयर्स -1 +3। ये समझ आ रहा है, ऑप्शन ऐसे ही फॉर्म हुए हैं। अब अगर मेरा ईयर 1 होता तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 3 + 2000, दैट मीन्स 2003 आंसर आना चाहिए था। तो अब 1 पुट करते हैं, यहां पे अगर मैं 1 पुट करूं तो आई एम गेटिंग P+9 विच इज 1009, बट मुझे ये चाहिए था, राइट, तो ये तो सही नहीं है। फिर यहां पे फोकस करते हैं, है ना, P-3 की पावर वाई -3, P-6 हो गया 1 साल बाद। तो ये तो P-6 क्या हो गया, ये तो 1000 से कम हो गया, मुझे 2003 चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, P+3 × 2, दैट मीन्स 2P+6 - 3, दैट इज 2P+3। ये सेंस बना रहा है, इससे मैच कर रहा है, 2003 भी आ रहा है ना। बट यहाँ पे हम ऑप्शन सिलेक्शन की जगह ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, मतलब ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, गलत दे रहा है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। अब डी चेक करना पड़ेगा, डी क्या बोल रहा है, 2 की पावर 1 - 1 0, तो P-3 + 3, तो यहाँ पे P आएगा विच इज 1000, विच इज अगेन नॉट करेक्ट। तो 2003 इज माई आंसर, और जो एक ही चीज में मैच हो रहा है दैट इज 2P+3 में, दैट मीन सी इज माई आंसर। देखो कितना भी करना ही नहीं पड़ा, और हमें पैटर्न भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चे ना यहां से एक पैटर्न बनाना ट्राई कर देते हैं, वो भी अच्छी अप्रोच है। बट अगर आपको क्वेश्चन में पैटर्न दिख रहा है तो पहले वो पैटर्न ऑब्जर्व करके कुछ करने का ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक 1 मिनट टू रीड द क्वेश्चन। चलो, क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉयज, ठीक है। तो 100x में बॉयज हैं 40%, गर्ल्स हैं 60%, सो दिस इज गर्ल, दिस इज बॉय। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, तो 20x की वैल्यू 30 आ गई, ऐसा ही है। 60x - 40x दोनों का डिफरेंस 20x है, विच इज इक्वल टू 30। 30 गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई कि 100x की वैल्यू आ जाएगी 150, राइट। एंड दिस इज गर्ल्स 90 है, बॉयज 60 हैं। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉयज पास एन एग्जामिनेशन, 68% स्टूडेंट्स मतलब 150 का 68% क्या आएगा, दैट इज 102। इनमें से 102 ने एग्जाम को पास किया है, यहाँ पे 30 बॉयज हैं और 70 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास, फेल वाले बंदे कौन से हैं भाई, फेल वाले 48 बंदे हैं, जिनमें से बॉयज कुछ हैं, गर्ल्स कितनी है, 70 गर्ल्स पास कर गई 90 में से, तो 20 गर्ल्स फेल हो गई। परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास, ऐसी कितनी गर्ल्स हैं टोटल गर्ल्स में से जिन्होंने पास नहीं किया, 20 गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल 90 गर्ल्स, सो 2/9, दैट इज 18.18% शुड बी माई आंसर, 18.18% शुड बी माई आंसर, राइट। तो वाई दिस इज कमिंग आउट एज 20, बिकॉज थीटा में 18.18 नहीं आ सकता, दैट्स करेक्ट। लेट मी चेक द करेक्ट आंसर, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, 18/90, एक सेकेंड रुको। अरे यार सॉरी, 30 बॉयज ने, दिस इज नॉट 100, सो दिस इज 72। इफ दिस इज 72, दिस फिगर विल बी 18, तो यहाँ पे 18/90 आएगा, विच इज 1/5, दैट इज 20%, सो 20% इज योर आंसर। एक चीज नोट करो, टीटा में कैट में अगर कभी भी क्वांट्स में क्वेश्चन आता है
तो इट विल ऑलवेज बी एन होल नंबर, है ना। होल नंबर हमेशा आंसर होगा। व्हाट इज होल नंबर, यू कैन सर्च, बट होल नंबर हमेशा आंसर होगा, विच इज 0 1 2 3 4 5। नेगेटिव नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, है ना। टेक 30 seconds टू रीड दिस क्वेश्चन। चलो क्या बोल रहे हैं, इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला। लेट से बिमला की इनकम 5x मान लेते हैं, चलो 100x मान लो। तो अमला की इनकम हो जाएगी 120x एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। तो कमला से 20% कम है बिमला की इनकम। ओके, सो दिस इज 1000x/8 विच इज 125x। तो ये 125x आ गया, राइट। सो दिस इज 125x। इफ कमलाज इनकम गोज डाउन बाय 4%, कमला की इनकम अगर 4% से कम हो गई, विच मीन्स 125x इंटू 0.96, एंड बिमलाज गोज अप बाय 10%, बिमला की इनकम हो गई 110x, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimla's is nearest to, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimla's is nearest to। तो बेसिकली मुझे कमला की इनकम कितने परसेंट इससे ज्यादा है, विच इज 25x/100x इंटू 100, 25% ज्यादा है, ऐसा कुछ निकालना है। 25x/100x इंटू 100। This is coming out as, इसमें फिर मुझे नहीं लग रहा है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ करने की जरूरत भी है। 110x देन 125 x की वैल्यू आई डोंट थिंक फाइंड करने की जरूरत है। 125 इंटू 0.96, दैट इज 120x। तो 1 बाय, नहीं यार, 100x है तो ये ऑब्वियसली 120, 125। एक सेकंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक करने दो। बिमला, बिमला, लैंग्वेज तो सही है, क्या गलती कर रहे हैं। कम इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट। अरे यार, माय बैड। इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट, एंड अमला की इनकम ही अब मुझे कंपेयर करनी है। दिस इज 20% लेस देन कमलाज इनकम, ऐसा बोला है उसने। तो अब कमला की इनकम 150x है, अब परफेक्ट है ना, है ना। अब ये तो मेरी नई इनकम होगी 110x, ये मेरी हो गई 150x इंटू 0.96, क्योंकि 4% से डिक्रीज किया है फोर्स, राइट। सो दिस इज 144x। तो अब मुझे बताना है कि बाय विच कमलाज इनकम एक्सीड बिमलास, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसको और इसको कंपेयर करना इज नॉट अ क्वेश्चन, इसको और इसको कंपेयर करना क्वेश्चन है। थोड़ा सा वो जो क्लियरिटी और दे सकता था कि लेटर वाले केस में उसको इंक्रीज बताना है या अर्लियर वाले में, ठीक है। तो यहां पे इंक्रीज कितना हो रहा है, 34x का, तो ओवर द बेस ऑफ 110x। तो दैट इज 34/110, 34/110।
which is 30.9, that is 31% is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जस्ट रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%. देखो मीना ने पहले 40x स्कोर किया, उसके बाद उसका स्कोर 50% से इंक्रीज हो गया, मतलब 60x हो गया, राइट. एंड शी फेल्स बाय 35 मार्क्स, उसके बाद भी वो 35 मार्क्स से फेल हो गई. ठीक है, तो अगर इसमें 35 मार्क्स में जोड़ दूंगा तो ये मेरे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे ना. 60x पे वो 35 मार्क्स से फेल हो गई. इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज, इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब इसको 60x को 20% से इंक्रीज कर दो, शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर, राइट. तो अब ये पासिंग स्कोर से 7 ज्यादा है, तो पासिंग स्कोर को कंपेयर कर लो, दैट इज 72x माइनस 7 इज इक्वल टू 60x प्लस 35, which is 42, and 12x is equal to 42. The percentage score needed for passing the examination. तो passing the examination मतलब ये निकालना है मुझे 60x plus 35. तो 12x is equal to 42. 72x 42, 12x is 42, 42 into 5. How this is coming wrong? परसेंटेज स्कोर, ओके. 12x इज 42, तो 60x हो जाएगा इंटू 5, तो दैट इज 210. तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 210 प्लस 35, दैट इज 245, राइट. तो मतलब बेसिकली 60x की वैल्यू मैंने 12x अगर 42 है, परसेंटेज स्कोर नहीं, परसेंटेज में निकालना है ना, तो 100x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. 100x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो दैट इज कमिंग आउट एज 350. तो पासिंग स्कोर इज 245 over 350 which is 70%. तो 70% is my answer, है ना, 70% is my answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while द पास मार्क इज 45% ऑफ n. ठीक है, 45% चाहिए तुम्हें पास होने के लिए, राइट. उसके बाद क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स 36 मार्क्स बट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पास मार्क्स बाय 68%, राइट. अब क्या बोल रहा है, एक एक बच्चे के 36 मार्क्स आ गए, राइट. अब लेकिन पास मार्क्स जितने चाहिए थे उससे वो 68% कम है ना. दैट कैंडिडेट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पास मार्क है ना, उसका 68% कम है. तो पास मार्क्स मेरे कितने थे, 0.45n, इसका 68% कम है, तो 68% रिड्यूस करने के लिए इसको मैं 0.32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी. n की वैल्यू क्या आ रही है, 36 बाय 0.45 बाय 0.32, दैट इज n इज कमिंग आउट एज 250. तो n कौन सी रेंज में है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, चलो. इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40% एंड द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 27%. देखो, एक तो हमारी होती है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, फिर वहां पे पॉपुलेशन होगी और फिर पर कैपिटा होगी. पर कैपिटा कैसे आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू पर कैपिटा, है ना. प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज पर कैपिटा. द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40%, तो कुछ इंक्रीज होगा ये वैल्यू से, यहाँ पे 1.4 से मल्टीप्लाई करके 40% इंक्रीज हो जाएगा. पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय, this increased by 27%. द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज. अब देखो ये अगेन नेट परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले सीखा था, देखो कैसे काम आ रहा है. नेट परसेंटेज हमने क्या सीखा था, नेट परसेंटेज इज a प्लस बी ए बी बाय 100. तो यहां पे इन दोनों को मिला के, यहां पे सॉरी, दिस एंड दिस शुड मिक्स अप विद प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन क्या है,
पर कैपिटा इनटू पॉपुलेशन, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ेगा। तो प्रोडक्शन अगर 40% से इंक्रीज हुई है उसमें क्या होगा, एक तो इसका कुछ ए होगा और इसका A% होगा, इसका 27% होगा। तो A प्लस 27 प्लस 27A/100, दैट मीन्स 13 इज इक्वल टू 1.27 ए, नहीं 0.27 प्लस 1, दैट इज 1.27 A। तो यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज, तो 13/1.27 शुड बी माय आंसर होपफुली। 13/1.27 विच इज 10.23, 10.23 मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेट परसेंटेज यही होता है, दो चीजों का अगर नेट इफेक्ट कहीं पड़ रहा है, और बेसिकली नेट इफेक्ट कैसे होता है, वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए चीजें। तो ये अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका नेट इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, यहां पे भी नेट इफेक्ट काम कर जाता है। और एग्जांपल चाहिए तो और भी दे सकता हूं, जैसे कि जो भी चीज मल्टीप्लाई में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वहां पे भी नेट इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो नेट इफेक्ट हर जगह पड़ जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है 15%, नॉन डिफेक्टिव है 85x, while 20% of the rest are sold in the domestic, 15 out of the shirts produced in a factory 15% are defective, while 20% of the rest, अच्छा 25% of the rest, right, 25% इसका नहीं, 25% of the rest तो यही थी, इसका नॉन डिफेक्टिव वाली शर्ट का 25% इज सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, ओके। इफ द रिमेनिंग 8840 शर्ट्स आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे वही कैच है कि ये 8840 किसकी बात कर रहा है ना। तो वो अगर एक ही लाइन में बात कर रहा है ना कि रेस्ट के बारे में, देखो 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, इफ द रिमेनिंग 8840, क्योंकि अब नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो एज्यूमिंग कि यार डिफेक्टिव वाली है वो तो छोड़ ही दो, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका नॉन डिफेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं। तो रेस्ट मतलब 68x, तो 68x इज इक्वल टू 8840 शर्ट्स, ये डोमेस्टिक में ये एक्सपोर्ट कर दी। देन द नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, तो अगर 68x इज दिस तो 100x क्या है, अगेन आई विल यूज माय कैलकुलेटर, 8840 बाय 68 into 100 which is 13,000, that is the correct answer, 13,000 is the correct answer। Let's go to the next question। The number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys, girls and boys, let's say this is x, then this is 2x। If 30% of the girls and 45% of the boys get admission, चलो जी परसेंटेज आ गया तो यहाँ पे 100x 200x कर लो, ठीक है। 30% of the girls, 30% of this and 45% of this got admission, percent of the candidate who did not get admission, percentage of the candidates who did not get admission, तो 105 लोगों को 300 में से एडमिशन मिल गया, तो मिला कितनों को नहीं, 195 लोगों को नहीं मिला ओवर 300, इतने परसेंट लोगों को नहीं मिला, विच विल बी 65%। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल वीडियो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, राइट। थैंक यू, वीडियो पसंद आई, आई नो वी हैव डन 2-3 मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग, बट दिस इज मी फर्स्ट टाइम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसा नहीं है पहले आंसर देखूंगा फिर करूंगा, उतना मेरे पास भी टाइम नहीं है, right। And second motive was why I am solving this for the first time, because I don't want to see or I don't want candidates to see this as a session जहां पे बस वो सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में तो सारे में ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द एग्जाम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो बहुत ज्यादा मैटर है, और उसी पर्पज से, उसी ऑब्जेक्टिव से ये सेशन हमने कंडक्ट करवाया। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट, उसी के बेस पे वी विल कंडक्ट मोर नंबर ऑफ सेशंस फॉर अदर टॉपिक्स। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।